हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। सुबह के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पर आप लोगों को यूनिट वाइज टॉपिक वाइज क्लास को कवर करवाया जा रहा है। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.2 यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। यहाँ पे मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से 2 बातें बोलना चाहती हूँ। सबसे बात की पहले किया जाए तो झारखंड माध्यमिक आचार्य का, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार विदिन 3 मंथ के अंतर्गत इसको कंडक्ट करवाना है। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। बात की जाए अगर जुलाई को हम लोग 1 महीना पकड़ते हैं तो जुलाई, अगस्त और सितंबर आपका इसका जो एग्ज़ाम है माध्यमिक आचार्य का, ये आपको अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा। और वहीं बात की जाए बीपीएससी टीआरई 4.2 की, तो उसका जो एग्ज़ाम है उसका भी जानकारी आपको 1 हफ्ता के अंतर्गत पता चल जाएगा कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कब इसका एग्ज़ाम होगा। और मे भी इसका भी एग्ज़ाम आपको अक्टूबर नवंबर में देखने को मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट सोशियोलॉजी से अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को और तेज कर दीजिए और बेहतर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है। बात की जाए झारखंड माध्यमिक आचार्य का, तो एक तो इसका सिलेबस इतना वास्ट कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा ही सिलेबस दिया गया है, जिसको कवर करने में आपको कम से कम 2 मंथ का टाइम लगेगा ही। आप लोगों को हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना होगा। और वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। आपको मैं सोशियोलॉजी का नोट्स प्रोवाइड करूँगी, जो कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए फ़ीस रखी गई है 1999 का, और जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए इसी फीस में 25% का आपको ऑफ देखने को मिलेगा। आपको पेपर 1 और पेपर 2 का स्टडी मटेरियल साथ में प्रोवाइड किया जाएगा। बात की जाए पेपर 1 की, तो इसकी तैयारी आपको खुद से करनी होगी। ये क्वालिफाइंग इन नेचर का एग्ज़ाम है, ठीक है। पेपर 2 सोशियोलॉजी की जिम्मेदारी मेरी है। आपका 67 यूनिट दिया गया है। अगर जेएसएससी 67 यूनिट से आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपका आता है एग्ज़ाम में, तो आपको ये सारे मटेरियल मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे यूनिट 2 का। यूनिट 2 में एक टॉपिक है, यूनिट 2 में टॉपिक है लिंग। इसको संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि क्या बोला जा रहा है। तो जैसा कि कल के एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जेंडर और सेक्स, लिंग को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिंग का इंग्लिश जेंडर भी लिख सकते हैं, ठीक है, और सेक्स भी लिख सकते हैं। ये दोनों का ही अर्थ होता है लिंग। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो इसके बीच क्या डिफरेंस है, मैम डिफरेंस बता दीजिए। तो देखिए, जेंडर जो है ये हमारी सामाजिक संरचना है। कैसी है? तो हमारी सामाजिक संरचना है। समाज के द्वारा ये एक तय किया जाता है कि जो लड़की है वो किस प्रकार का परिधान पड़ेगी, उसके अंतर्गत क्या पाबंदी है। लड़की लड़का का दोनों का शादी हो रहा था, लड़की अपने ससुराल जाएगी, लड़का के साथ जाएगी। तो ये सभी चीज़ें जो है ये समाज तय करता है। किसमें? जेंडर में। वही बात की जाए सेक्स में, तो ये हम लोग को क्या है, बायोलॉजिकल है, ठीक है, हमारे जन्म से निर्धारित होता है। हम बोल सकते हैं कि ये एक जैविक अवधारणा है, ठीक है। अब आप जन्म से आपका निर्धारण होता है कि आप बॉय हैं कि गर्ल है। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि जेंडर और सेक्स क्या होता है। अब हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते हुए चलेंगे, इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको समझते हुए चलेंगे। तो देखिए, मानव समाज के विकास में स्त्री और पुरुष दोनों ही क्या है, बराबर की भूमिका निभाते हैं। तो स्त्री पुरुष बराबर की भूमिका निभाने के बाद भी समाज के अंतर्गत उनको समझने के लिए, उनकी शारीरिक विशेषताओं को समझने के लिए, शारीरिक भिन्नताओं को समझने के लिए इसका एक आधार किया गया है।
हम लोग शारीरिक विशेषता के आधार पर स्त्री पुरुष में विवेचन कर सकते हैं, परिधान के आधार पर कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको समाज में तो ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको भी बोला जाता है कि ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट लड़की पढ़ेगी, ये सब्जेक्ट है तो जैसे मैथ है तो बोला जाता है लड़का पढ़ेगा, वहीं बायोलॉजी का बात आता है तो लड़की पढ़ेगी। तो इस टाइप का भी हम लोग को समाज के अंतर्गत विभेदीकरण देखने को मिलता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इन भिन्नताओं को सांस्कृतिक और सामाजिक आधार पर व्याख्या की जा सकती है। कैसे? तो महिलाओं को विशिष्ट स्त्रीयोचित व्यक्तित्व और सामाजिकरण के द्वारा एक अलग लैंगिक पहचान मिली है। औद्योगिक समाज में भी जो कार्यकलाप है उसमें भी, या फिर घर के निजी क्षेत्रों में भी बात की जाए तो स्त्री और पुरुषों के कार्यों के बीच क्या हुआ, बंटवारा किया गया। उनका बोला गया कि अच्छा ये काम है जो पुरुष करेगा, ये काम है जो वो स्त्री करेगी, ऐसा बोला गया है, ठीक है। अधिकतर क्या होता है कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में जो हल्का काम है वो महिलाओं को दिया जाता है, जो भारी काम है वो बोला जाता है कि पुरुष करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें समाज के अंतर्गत देखने को मिलता है, उनका स्तर में अंतर देखने को हमें मिलता है, ठीक है। महिलाओं के बारे में ऐसी रूढ़ धारणाएं प्रचलित है कि महिलाएं जो है वो कमजोर हैं और पुरुष जो है वो भावनात्मक रूप से आश्रित है। अगर कोई पुरुष को आप रोते हुए बच्चा को भी बोला जाता है लड़का हो के रोगे, लड़का हो रो रहे हो, ऐसा मत। छोटे बच्चे से ही सिखाया जाता है कि तुम तो लड़की के जैसा रो रहे हो, तो क्या लड़की का रोना ही काम है? ये रोना काम क्या लड़की का ही है? तो ये सभी चीज़ें जो है समाज के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। तो क्या है, लिंग को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो लिंग क्या होता है, ये जेंडर और ये सेक्स दोनों ही अवधारणा है। सेक्स जो है ये एक जैविक कोटि है, जबकि जेंडर जो है वो एक सामाजिक रूप में निर्मित है। और हमारे भारत में आमतौर पर ये सुनने को मिलता है कि नारी जो है ये देवी शक्ति का रूप है, ठीक है, उनका आदर करना चाहिए। इसलिए मनु ने भी, जो मनु है उन्होंने भी कहा है कि जहाँ पे नारी का सम्मान नहीं होता है वहाँ पे देवता का निवास नहीं होता है। समाज के अंतर्गत स्त्री को इतना ऊंचा स्थान भी प्राप्त है, ठीक है, उनको नारी देवी का रूप दिया गया है। तो सरकारी योजनाओं, अब आता है हमारे सोसाइटी के बाद, ये सब चीज़ें तो हम लोग पढ़े। अब क्या बोला जा रहा है कि सरकारी योजनाओं और संविधानों में पुरुषों और महिलाओं की समानता पर बहुत बल दिया गया है कि जैसे दोनों ही समान हो। तो इसके लिए टाइम टू टाइम क्या किया गया, बहुत सारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद बनाए गए, ठीक है। जैसे जैसे संशोधन होता गया अनुच्छेद बनाए गए। हम लोग एक एक करके उन अनुच्छेदों को देख लेते हैं कि अगर इनसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। देखिए, बात की जाए सबसे पहले अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद नंबर 15(3), अनुच्छेद नंबर 15(3 ये क्या बात करता है कि राष्ट्र को बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्र को क्या करता है, राष्ट्र को बच्चों के लिए, बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 15(3). अनुच्छेद नंबर 24, अनुच्छेद नंबर 24 बोलता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने, खान या किसी भी संकट वाली स्थिति में नियोजन में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। 14 वर्ष से अगर कोई कम बच्चा है तो उसको आप किसी भी जोखिम भरा काम में उसका नहीं लगा सकते, नहीं रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 39। अनुच्छेद नंबर 39 क्या बात करता है कि राष्ट्र पुरुष, महिला और छोटी आयु के बच्चों के लिए कानून बनाएगा जिसमें उनके साथ किसी भी प्रकार का शोषण ना हो और वे ऐसा व्यवस्था करने के लिए बाध्य ना हो, और वो मतलब वो जो बच्चे हैं वो ऐसा कोई व्यवसाय या फिर ऐसे कोई रोजगार करने के लिए बाध्य ना हो जो कि उनकी आयु तथा उनके शक्ति के अनुपयुक्त नहीं हो, ठीक है। ये राष्ट्र ये बनाएगा, ठीक है, कि जैसे कोई पुरुष है, महिला है, तो उसकी जैसी क्षमता है उसको उस हिसाब से काम दिया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 42।
अनुच्छेद 42 क्या बात करता है कि राष्ट्र कार्य की न्यायोचित और मानवीय परिस्थिति उपलब्ध कराने और प्रसूति राहत कराने का प्रावधान करेगा। ठीक है, जो मानवीय परिस्थितियां हैं, ठीक है, जैसे प्रसूति का समय, डिलीवरी का समय हुआ तो उस समय जो राहत महिलाओं को दी जाएगी, इसके लिए बात करता है। ठीक है, प्रसूति के समय। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद नंबर 45। अनुच्छेद नंबर 45 बात करता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, इंपॉर्टेंट है बहुत, 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। ये कौन बात करता है? तो अनुच्छेद नंबर 45 बात करता है। वही बात करता है अनुच्छेद नंबर 47 क्या बात करता है कि संतुलित आहार और नशीले पेय और दवाओं की खपत को बंद करना। ठीक है, संतुलित आहार देना और नशीली दवाओं को बंद करना, नशीली दवा को बंद करना, ये आपका अनुच्छेद नंबर 47 बात करता है। तो ये था किसके बारे में हम लोग पढ़े कि सरकारी योजना और संविधान में पुरुषों और महिलाओं की समानता पर बहुत बल दिया गया है, तो उनके अनुसार उनका जैसे समान रहे तो क्या क्या अनुच्छेद किए गए। अब हम लोग देखते हैं कि समाज में बच्चों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बदलने के लिए कानून बनाए गए हैं। ठीक है, क्या क्या कानून बनाए गए हैं? जो इस प्रकार है, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 में, संरक्षक और प्रतिपालन अधिनियम 1890 में, सुधार विद्यालय अधिनियम 1897 में, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 में, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956, स्त्री और बालक संस्था अनुज्ञापन अधिनियम 1956, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 और किशोर अपराध न्याय अधिनियम 1986 और साथ ही साथ राष्ट्रीय बाल नीति 1974 में। तो ये क्या है, कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, कुछ कानून बनाए गए हैं ताकि समाज के अंतर्गत बच्चों का भी देखभाल हो सके, उसके बाद स्त्री पुरुषों की भी रक्षा हो सके। फिर नेक्स्ट बात की जाती है कि हमारा जो भारतीय दंड संहिता है, यानी अब जो दंड संहिता जिसमें कानून का संदर्भ में बात की गई है, उसमें बोला गया है कि कोई भी बच्चा जो 7 साल से कम उम्र का है, अगर उसके द्वारा कोई भी अपराध किया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। 7 साल से कम बच्चे के लिए कितना, तो 7 साल से कम। वहीं पे वो किस में बोला जाता है, तो भारतीय दंड संहिता में। किस में बोला जाता है? भारतीय दंड संहिता में। मैं एक एक करके आपको लिख देती हूँ। क्या बोला गया है कि भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, इसको नोट कर लीजिए, भारतीय दंड संहिता, ये अपराध कानून है। इसमें बोला गया है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे को, 7 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर वो कोई भी अपराध करता है तो उसके द्वारा वो अपराध नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है किशोर कानून अधिनियम, किशोर कानून अधिनियम, जिसको किशोर कानून न्याय अधिनियम भी बोला जाता है। किशोर कानून न्याय अधिनियम, इसमें क्या बोला गया है कि बालक का 18 वर्ष और बालिका का 16 वर्ष। ठीक है, बालक का कितना बोला गया है, जब तक वे 18 वर्ष के नहीं हो जाते, और जो बालिका है वो जब तक 16 वर्ष की नहीं हो जाती तो वो क्या कहलाएंगे, बच्चे ही कहलाएंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, बच्चे कहलाएंगे। बालक का 18 वर्ष और बालिका का 16 वर्ष जब तक नहीं होता वो बच्चे ही माने जाएंगे। नेक्स्ट है परिवार कानून बाल विवाह निरोधक अधिनियम। परिवार कानून बना था, क्या बना था, परिवार
कानून बना था जिसके अंतर्गत आपका बाल विवाह निरोधक अधिनियम था। बाल विवाह निरोधक अधिनियम, ठीक है, इसी के अंदर परिवार कानून के अंतर्गत ही यह अधिनियम बना था। कब? तो 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जहाँ पे बोला गया था कि यहाँ बच्चे से आज से 21 वर्ष से कम आयु वाला पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु वाली स्त्री हो जाएगी। ठीक है, बाल विवाह हो रहा है मतलब किसका? तो लड़का का उम्र होना चाहिए, लड़का का उम्र अगर 21 साल से कम है तो वो बाल विवाह के कैटेगरी में आएगा, और लड़की का 18, अगर लड़की का 18 साल है तो फिर ये दोनों विवाह कर सकता है, लेकिन अगर इससे कम एज का है तो वो बाल विवाह कहलाएगा। ठीक है, तो बाल विवाह निरोध करने के लिए, मतलब इसको बंद करने के लिए ये अधिनियम, ये एज लिमिट किया गया था। फिर नेक्स्ट है श्रम कानून। ये सभी जितना भी मुद्दा है आपको जेंडर लिंग से ही संबंधित है। ठीक है, और यही आपको क्वेश्चन भी इसी के अंतर्गत ही देखने को मिलेंगे। जेंडर कानून यह प्रशिक्षु अधिनियम, जिसको कि क्या बोला जाता है? प्रशिक्षु अधिनियम बोला जाता है। कब बना था? तो ये 1961 में बना था। इसमें बोला गया था कि प्रशिक्षु बनने के लिए आवश्यक है कि वो जो व्यक्ति, लड़का या लड़की है, वो 14 वर्ष से अधिक हो। ठीक है, कितना? तो 14 वर्ष से उसका अधिक होना चाहिए, तब वो प्रशिक्षु बनेगा। कितना? 14 वर्ष से अधिक। उसके बाद आपका एक और आया था फैक्ट्री एक्ट। आया था 1948 में। ठीक है, फिर खान संशोधन अधिनियम, बाल श्रमिक निरोधक अधिनियम, ये सभी चीज़ें बनी थी। उसके बाद बात की जा रही है कि भारत में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए स्वयंसेवी जो संगठन थे उनके द्वारा भी बहुत सारे प्रयास किए गए टाइम टू टाइम। जैसे क्या क्या प्रयास किए गए उन सभी को हम लोग देखते हुए चलेंगे। इन सभी को आप लोगों ने नोट कर लिया। तो भारत में महिलाओं के लिए, उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए जो स्वयंसेवी संगठन थे, ठीक है, जैसे कौन कौन होंगे? तो पहला है बंगाल में नारी उत्थान। पहला क्या हम लिखते हैं? बंगाल में नारी उत्थान। बंगाल में नारी उत्थान ये 1878 में बंगाल महिला समाज और 1886 में स्वर्ण कुमारी देवी ने कलकत्ता में सखी समिति और सरला देवी ने भारत स्त्री मंडल किया था बंगाल में नारी उत्थान के कार्यों को करने के लिए। किसके लिए? तो बंगाल में नारी उत्थान के कार्यों को करने के लिए उन्होंने किया था। महाराष्ट्र में नारी उत्थान, महाराष्ट्र के अंतर्गत, तो महाराष्ट्र के अंतर्गत बहुत ही फेमस है पंडिता रमाबाई। आप लोग नाम सुने होंगे, पंडिता रमाबाई। ठीक है, इनके देखरेख में 1922 में पूना में आर्य महिला समाज, पूना के अंतर्गत पूना में आर्य महिला समाज की स्थापना की गई। किसके लिए? तो नारियों के उत्थान के लिए। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। और 1892 में मुंबई में शारदा सदन, मुंबई में शारदा सदन, और भी है जैसे मुक्ति सदन, उसके बाद आपका हिंदू महिला क्लब, हिंदू महिला क्लब, 1909 में पूना सेवा सदन, जो कि 1909 में था आपका पूना सेवा सदन, पूना सेवा सदन।
जो कि अनपढ़ और विधवा महिलाओं के लिए किया गया था। उसके बाद आपका 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में नारी उत्थान का जो कार्य है वो गुजरात में नारी महामंडलम 1908 में, भगनी समाज 1908 में। फिर उसी के अंतर्गत भी आपको बहुत सारे अधिनियम भी देखने को मिलेंगे, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम। ठीक है, इसका आप लोग मुझे जरूर बताइए कि इसका ईयर क्या है हिंदू विवाह अधिनियम का। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग अपने से भी थोड़ा मतलब सर्च करते हैं कि नहीं को टॉपिक को। हिंदू विवाह अधिनियम, उसके बाद विशेष विवाह अधिनियम, इसका भी डेट बताइए। कारखाना अधिनियम 1976 में। हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम का डेट हमको लिख के मुझे बताइए आप लोग। ये आप लोगों का होमवर्क है। और जिनका मैसेज सबसे पहले आएगा, जिनका कमेंट सबसे पहले आएगा हिंदू विवाह अधिनियम का और विशेष विवाह अधिनियम का ईयर, कि किस ईयर में बना था यह अधिनियम, उनका नेम मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगी। ठीक है, और उनके मैं मैसेज को पिन भी करूँगी। तो और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग को ये आज का क्लास कैसा लगा, आज की टॉपिक कैसी लगी। अगर आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लगा तो जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो फिर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।